तो हमने अभी तक जितने लेक्चर्स लिए हैं हमने उसमें एक चीज़ एनालाइज करने की कोशिश की है। हमने ये देखा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। और इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ा। और क्योंकि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो अभी ग्लोबली चल रहा है उसमें डिज़ाइन करना पड़ा, इस रीज़न से हम कहते हैं कि इंडिया की जो अप्रोच है उसमें उसने पहली बात तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के ऊपर फोकस किया है। अब ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स कौन से हैं और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को आज की डेट में कैसे गाइड करते हैं, इनको अब हम आज एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेमवर्क, दैट इज फ्रेमवर्क नंबर 1, इंडियाज अप्रोच टू अलायंसेस। ये चीज़ आज की डेट में सबसे क्रूशल है। देखिए, एक सिंपल सी लैंग्वेज में एक अलायंस होता है जब दो कंट्रीज जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज हों, लाइक पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, और इसके बेसिस पे वो पहली बात तो रिलेशनशिप को डीपन करना चाहे। और जब वो रिलेशनशिप को डीपन करना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को सिक्योरिटी ऑफर करती है, और जो रेसिपिएंट कंट्री होती है जो सिक्योरिटी लेती है वो मार्केट एक्सेस ऑफर करती है। ये अलायंस का थ्योरेटिकल थॉट प्रोसेस है। अलायंस इस नज़रिए से चलता है कि कोई भी जो दो कंट्रीज जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज हो, लाइक पॉलिटिकल कॉमन वैल्यू है कि वही दो कंट्रीज दोनों की दोनों डेमोक्रेसी हैं, या फिर मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में कुछ इकोनॉमिक कॉमन वैल्यू है, जैसे कि दोनों ओपन इकोनॉमीज हैं। कोई कल्चरल वैल्यू हो जैसे कि रिलीजन है, एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है। जैसे आज की डेट में अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करो तो मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया है जो न्यूज़ में अक्सर चलता रहता है, और यूएई है। इन दोनों के बीच में एक कॉमन वैल्यू है कि दोनों सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक रिलीजियस प्रोक्सिमिटी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कॉमन वैल्यूज तीनों होनी चाहिए। दे कैन बी वन, दे कैन बी टू, दे कैन बी ऑल थ्री, बट देर हैज़ टू बी मिनिमम वन फॉर एन अलायंस टू वर्क। तो एक तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि जब आप रिलेशनशिप डीपन करते हो एक अलायंस के थ्रू, बेस्ड अपॉन कि आपके पास एक सेट ऑफ कॉमन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि जो कंट्री अलायंस को प्रपोज करती है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कंट्री अलायंस को प्रपोज करती है वो हमेशा सिक्योरिटी ऑफर करती है। सिक्योरिटी ऑफर करने का मतलब होता है कि वो दूसरी कंट्री को बोलती है कि आप मेरे साथ अलायंस कर लो तो आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। तो जब हम कहते हैं कि वो सिक्योरिटी ऑफर करती है तो वो सिक्योरिटी गारंटी ऑफर करती है। और जो मैंने आपको बोला कि रेसिपिएंट कंट्री होती है, यानी कि जो ये सिक्योरिटी गारंटी लेती है, वो इन रिटर्न कोई पैसे नहीं देती बल्कि वो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो ये थॉट प्रोसेस हमें क्लियर होना चाहिए कि जो कंट्री अलायंस दे रही है, प्रपोज कर रही है, वो हमेशा सिक्योरिटी गारंटी ऑफर कर रही है, और जो अलायंस को ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है सिक्योरिटी गारंटी, वो हमेशा मार्केट एक्सेस इन रिटर्न ऑफर कर रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम ये थ्योरी को अपनाते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। जब हम ये थ्योरी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनाते हैं तो हम एक पेक्यूलियर चीज देखते हैं कि वर्ल्ड में दो अलायंसेस हमारे सामने थे। 1949 में बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए लेड नेटो। 1954 में वॉर्सो पैक्ट, जो सोवियत लेड था।
वर्ल्ड में ये दो अलायंसेस थे, और ये ऐसे अलायंसेस थे जो वर्ल्ड में इस थ्योरी को मटेरियलाइज करके बने। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जब हम इंडिया के बिहेवियर को देखते हैं, तो इंडिया का बिहेवियर क्या था? नंबर वन, जब इंडिया के सामने ये दो अलायंसेस आए, तो इंडिया ने इन टू अलायंसेस को लेकर एक सिंपल अप्रोच रखा था, और वो अप्रोच था कि वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम। हमने कहा कि हम किसी अलायंस को ज्वाइन ही नहीं करने वाले। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी से कि वी मेंटेन इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये है कि भाई, वी एक्सेप्टेड कि वर्ल्ड कैन हैव अलायंसेस, बट वी एक्सेप्टेड वी विल मेंटेन डिस्टेंस। तो इंडिया का अलायंस को लेकर बिहेवियर वहीं क्लियर हो गया। हमने कभी भी, पहली बात, वर्ल्ड में अलायंसेस को लेकर किसी प्रकार का ऑपोजिशन शो नहीं करा, कभी भी। हमने कोई ऑपोजिशन शो नहीं करा। हमने ये नहीं कहा कि भाई वर्ल्ड में अलायंस होना ही क्यों चाहिए। हमने ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि देखो, वर्ल्ड में जितने मर्जी अलायंसेज हों और जो मर्जी अलायंसेज हों, क्योंकि ये दोनों अलायंसेज हमारे सामने प्रपोज हुए थे कोल्ड वॉर के पीरियड में, तो हमारी पॉलिसी क्लियर थी कि कोल्ड वॉर के पीरियड में बने हुए 1949 का और 54 का नेटो प्लस वॉर्सो पैक्ट, हम इससे इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो हमने अलायंसेस को वर्ल्ड में उनकी पोजीशन दी। हमने अलायंसेस को अपोज नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, किसी कंट्री के अलायंस को बनाने के पोटेंशियल को चैलेंज नहीं किया। हमने यूएसएसआर को और यूएस को क्वेश्चन नहीं किया कि आपने अलायंस क्यों बनाया, आप ये अलायंस बना के क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये बात बोली कि ठीक है, अलायंस बना है, हम इक्वी डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, कोल्ड वॉर खत्म हुई। हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म होने के टाइम पे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया, तो सोल सुपर पावर यूएस रह गया। जब सोल सुपर पावर यूएस रह गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में सिर्फ यूएस लेड नेटो रह गया। जब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में सिर्फ यूएस लेड नेटो रह गया, उस दौरान इंडिया की अप्रोच बड़ी क्लियर थी। वी वर नॉन क्रिटिकल इक्वी डिस्टेंट। वी वर नॉन क्रिटिकल इक्वी डिस्टेंट। हमने सिंपल सी चीज बोली, नेटो है वर्ल्ड में, यूएस कहता है कि मैं मात्र केवल वर्ल्ड का एक सुपर पावर हूं। हमने उसको लेके कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं दी, हमने सिर्फ इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करा। तो इंडिया की अप्रोच पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में शिफ्ट हो गई टू व्हाट वी कॉल एज अलायंस न्यूट्रलिटी। हमने कहा कि हम अलायंस को मानेंगे नहीं मानेंगे, हमने कोई कमेंट ही नहीं देना। यूएस लेड नेटो है वो है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस को नेटो रखना है वो रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सबसे पहली बात किसी प्रकार का कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिया। जब हमने अलायंस न्यूट्रलिटी मेंटेन करी, इससे फायदा हमें ये मिला कि हमें यूएस के साथ रिलेशनशिप को डीपन करने में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि यूएस का अलायंस है। आप उस अलायंस को लेके जब एब्सोलूट न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि भाई तेरे घर में ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे को आपसे रिलेशनशिप डीप करना है, आपसे रिलेशनशिप को बढ़ाना है, आपका एक अलायंस है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो नॉन क्रिटिकल अप्रोच थी, जिसमें हमने एब्सोलूट न्यूट्रलिटी शो करी, दिस क्रिएटेड स्पेस फॉर इंडिया टू डीपन टाइज विद यूएस। तीसरी चीज, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में नेटो को लेकर चैलेंजेस आए। नेटो का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि यूएस नेटो मेंबर्स को
सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं पाया। और ये चीज़ आज की डेट में आप देखो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि भाई वी आर गोइंग टू बी इनवर्ड लुकिंग। दिसंबर 2025 में ट्रम्प ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दी है अभी यूएस में। ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्लियरली बोलती है कि नाटो इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स रेलेवेंस और बिकमिंग इररेलेवेंट फॉर यूएस। जो चीज यूएस पहले फील कर रहा था कि मैं अपने मेंबर्स को नाटो के सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, वो इवेंचुअली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस हुआ, यहां पर पहली बात तो इंडिया ने किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नो रिस्पॉन्स टू द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ यूएस। पर हमारा ऑब्जर्वेशन हमें क्या कहता है? हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि नाटो इज क्रम्बलिंग टुडे। इससे इंडिया ने एक अप्रोच सीखी है। और इंडिया की अप्रोच क्या है? डोंट प्रोवाइड अलायंसेस, प्रोवाइड इमीडिएट सिक्योरिटी। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जब नाटो क्रम्बल करने लग गया तो इंडिया को ये चीज समझ आ गई कि हमें किसी प्रकार के अलायंस को प्रपोज करना ही नहीं, क्योंकि अलायंस की वीकनेस तो अब पूरे वर्ल्ड के सामने है। नाटो क्रम्बल कर रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो हमने ये बोला कि बॉस हमें कभी भी कोई अलायंस ही नहीं प्रपोज करना। हमें यदि कुछ प्रपोज करना है तो वी विल प्रोवाइड फॉर इमीडिएट सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया ने इस पॉइंट को आर्टिकुलेट किया इस तरीके से कि वी विल बी द फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वी विल बी द फर्स्ट क्राइसिस रिस्पॉन्डर। और इंडिया की अप्रोच आ गई, जिसको हम आज की डेट में अगर दोनों पॉइंट्स को अब समराइज करें तो दैट इंडिया इज टुडे अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब ये क्लियर है यहाँ पर। इंडिया ने कहा कि बॉस आई एम गोइंग टू पोजीशन माई सेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मीन्स कि मैं सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूंगा। मैं सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूंगा का मतलब है कि आपके क्राइसिस में मैं सबसे पहला रिस्पॉन्डर हूंगा। और ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई। इंडिया ने क्या बोल दिया जी? इंडिया ने ये बोल दिया बॉस कि अलायंस में और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में बहुत फर्क है। इंडिया ने कहा कि अलायंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर रिस्पॉन्ड करना है। इंडिया ने कहा आई प्रेफर दिस ओवर दिस। तो इंडिया ने अपनी अप्रोच क्लियरली आर्टिकुलेट कर ली बस। जो पूरे वर्ल्ड के अलायंसेस का जो बिहेवियर था, पूरे वर्ल्ड में जो अलायंसेस को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अलायंस के पूरे फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करते हुए इंडिया ने ये नजरिया पेश किया कि अब हम किसी भी तरीके से सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि सिक्योरिटी के रिस्पॉन्डर बनेंगे। और जब आप इस आर्टिकुलेशन को समझते हो तो तब आप समझोगे कि पहली बात, आज इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बोलता है। क्योंकि ये इंडिया के अलायंस की थ्योरी को लेकर हमारी अप्रोच है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक ड्राइविंग फैक्टर और एक फोर्स है, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया ने एक चीज और यहां पर बोली। इंडिया ने कहा कि जब हम बात करते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, हम यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सिक्योरिटी हैं। फिर इंडिया ने बोला कि देखो, क्योंकि
थियोरेटिकल अलायंसेस जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। और क्योंकि थियोरेटिकली अलायंसेस कोलैप्स कर रहे हैं तो हमने एक चीज बहुत क्लियर बोली कि भाई हम अलायंस को सिक्योरिटी सेंस में तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो हम अलायंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम डेवलपमेंटल लेंस के थ्रू देखेंगे। ये इंडिया का सेकंड अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक जगह पर इंडिया कह रही है कि भैया मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड वाला काम तो करना ही नहीं मुझे, क्योंकि आज नाटो के क्रम्बल होने से और नाटो अपने एक लास्ट फैग एंड ऑफ इट्स लाइफ में है, आने वाले 10-15 सालों में कोलैप्स करके खत्म हो जाएगा। तो मुझे पहली बात तो वो नाटो वाला गेम रेप्लिकेट ही नहीं करना। किसी कंट्री में क्राइसिस है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी चैलेंज को मीट करने के लिए मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। पर दूसरी चीज इंडिया ने ये समझाने की कोशिश करी है कि भैया आज क्योंकि सिक्योरिटी लेंसिंग जो है अलायंस को लेकर वहां पर एक डेथ पूरी दिख रही है हमें नेटो की, तो क्यों ना हम अलायंस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली रिक्राफ्ट करें। और ये रिक्राफ्टिंग में इंडिया जो कोशिश कर रही है वो ये है कि हम एक अलायंस को डेवलपमेंटल लेंस के नजरिए से देख रहे हैं। इस रीजन से आप देखो कि आज इंडिया पहली बात तो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रपोज करके चला रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमने डेवलपमेंटल लेवल पर फोकस करके इस अलायंस को एक डेवलपमेंटल मीनिंग दिया है, जहां पर फोकस ये है कि सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट हो। तो इंडिया की ओवरऑल अलायंस को लेके थिंकिंग बड़ी स्पष्ट और क्लियर है बॉस। इंडिया की ओवरऑल अलायंस और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह है कि पहली बात हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सिक्योरिटी क्राइसिस बनना है। हमें दूसरा अलायंस को सिक्योरिटी के बजाय डेवलपमेंटल नजरिए से देखना है। और यदि हम आज अगर अलायंस को इन दो एस्पेक्ट्स के केस में से देख लें तो इंडिया की यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर दिखती है हमें कि अलायंस को लेकर हमें किसी प्रकार का कोई ऑपोजिशन नहीं है, हमें इससे कोई इरिटेशन नहीं है, हमें इसके एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है हमारे सामने कि भाई सिक्योरिटी बेस्ड अलायंसेस जो हैं वो क्रम्बल कर रहे हैं। तो आज नीड है अलायंस को रिक्राफ्ट करने की। और रिक्राफ्टिंग में हमने इसको डेवलपमेंटल नज़रिए से देखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और हमारी अप्रोच आज की डेट में क्लियर है कि हम बेसिकली फोकस करेंगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय सिक्योरिटी के चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए आप अपनी कैपेबिलिटी बनाओ। ये इंडिया का आउटलुक बड़ा क्लियर है बॉस यहाँ पर। हमें सिक्योरिटी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। किसी कंट्री में कोई सिक्योरिटी चैलेंज अराइज करता है, इंडिया विल पोजीशन इटसेल्फ एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू दैट। दूसरी कंट्री में ये भरोसा पैदा होना कि आपके देश का कोई सिक्योरिटी चैलेंज आप अकेले मिटिगेट नहीं करोगे। इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए इंडिया आपके साथ है। जब आप इस नज़रिए से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट को देखते हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया आज की डेट में जो अलायंसेस हैं उसमें एक फ्रेशनेस लेकर आई है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देख रही है, जिसका इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी पे भी होगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी ने आज की डेट में हमेशा अलायंस को सिर्फ सिक्योरिटी नज़रिए से देखा है। तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी अगर अलायंसेस को सिर्फ सिक्योरिटी नज़रिए से देख रही है तो हमने एक नया पर्सपेक्टिव डेवलपमेंटल प्लस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पेश किया है। तो ये थ्योरी में भी कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाकर। तो ये चीज़ हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है पहली बात। तो ये इंडिया का फर्स्ट फ्रेमवर्क है। अब आते हैं सेकंड फ्रेमवर्क पे। इंडियाज अप्रोच टू हेजेमनी।
अब देखते हैं जी ये क्या है। देखो जी, हेजेमनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कंसेप्चुअलाइज किया था एक स्कॉलर जिसका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट गिलपिन ने। और हेजेमनी का मतलब उसने समझाया था कि इट इज बेसिकली एन अप्रोच टू डोमिनेट द वर्ल्ड थ्रू मटीरियल सुपीरियोरिटी एंड ऑर्डर। तो रॉबर्ट गिलपिन ने जब थ्योरी कंसेप्चुअलाइज की थी हेजेमनी की, तो उसने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी। उसने कहा था कि कोई भी कंट्री हेजेमनी या हेगेमोनस होती है या हेगेमॉन होती है, हेगेमॉन, तो वो कंट्री होगी जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड के अंदर अपनी मटीरियल कैपेबिलिटी की वजह से मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। और इस मटीरियल कैपेबिलिटी की वजह से वो वर्ल्ड में एक ग्लोबल ऑर्डर को कंसेप्चुअलाइज कर पाएगी। रॉबर्ट गिलपिन ने, जाहिर सी बात है कि यूएस के एग्जाम्पल को लेते हुए ये थ्योरी कंसेप्चुअलाइज की थी कि यूएस जो है, उसने, रॉबर्ट गिलपिन ने बोला कि एक हेगेमॉन है। हेगेमॉन का मतलब है कि वो वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इतनी मटीरियल पावर है, मटीरियल कैपेबिलिटी है, कि इस मटीरियल कैपेबिलिटी और मटीरियल पावर से वो वर्ल्ड में ऑर्डर ला सकती है। ऑर्डर मतलब कि वर्ल्ड में अपने ओपिनियन को लोगों को फॉलो करवा सकती है। किसी को अपने ओपिनियन को फॉलो करवाना, वो भी इसलिए क्योंकि आपके पास मटीरियल कैपेबिलिटी का होना। इस नज़रिए से रॉबर्ट गिलपिन ने हेजेमनी को कंसेप्चुअलाइज किया थ्योरी में। अब दूसरा सवाल, इंडिया की क्या अप्रोच थी। इंडिया की अप्रोच ये थी कि बॉस, पहली बात तो हमने रॉबर्ट गिलपिन के पर्सपेक्टिव को न्यूट्रल रखा। यहाँ पर हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, हमने क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि नहीं, रॉबर्ट गिलपिन जो कह रहा है वो गलत है। क्योंकि देखो, रॉबर्ट गिलपिन ने जो थ्योरी दी वो बात तो सही है कि किसी कंट्री के पास अगर मटीरियल पावर आज की डेट में होगी, मटीरियल कैपेबिलिटी होगी, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड में वो ऑर्डर ला सकता है। उसकी थ्योरी गलत नहीं है। हमने उसकी थ्योरी पे कमेंट ही नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया की अप्रोच ये थी कि हमने एक दूसरे स्कॉलर की थ्योरी मानी, और जिस स्कॉलर का नाम था ग्राम्सकी। और ग्राम्सकी ने बोला था कि भाई, आज कोई भी कंट्री वर्ल्ड में हेगेमनी अचीव कर सकती है थ्रू आइडियाज। आइडियाज। अब ये चीज बड़ी अलग थी, क्योंकि देखो, गिलपिन एक जगह पर बोल रहा है मटीरियल पावर। मटीरियल पावर का मतलब है हार्ड पावर। और ग्राम्सकी ने जो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर दिया है यहाँ पर, उसने हेगेमनी को बोला आइडियाज, जिसको एक सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो उसका मतलब है सॉफ्ट पावर। तो ग्राम्सकी का जो पर्सपेक्टिव था, हमें वो ज्यादा अपीलिंग लगा। तो इंडिया ने अपनी अप्रोच हेगेमनी को लेकर ग्राम्सकी के पर्सपेक्टिव से बनाने की कोशिश करी। कैसे? इंडिया ने ये बात बोली हेगेमनी को लेके कि भाई, हेगेमॉन वो कंट्री होगी हु डिलीवर्स पब्लिक गुड्स। अब हमने भी कोई ग्राम्सकी के पर्सपेक्टिव को वर्बेटिम नहीं अपनाया, पर हमने ग्राम्सकी के पर्सपेक्टिव से इंस्पायर होके हमने ये बोला कि भाई, ग्राम्सकी जो है, थिंकर जो है, जिसने आइडियाज की बात करी, उससे प्रभावित और इंस्पायर होके हमने बोला कि भाई, हेगेमनी का मतलब है वो कंट्री जो आज की डेट में वर्ल्ड में पहली बात तो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करे। हमने डिफाइन किया कि भाई, पब्लिक गुड का मतलब होता है कि जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। पब्लिक गुड का मतलब होता है जो आज की डेट में नॉलेज फॉर साइंस शेयर करे। पब्लिक गुड का मतलब होता है जो आज की डेट में डेवलपमेंट के बेनिफिट्स जो हैं, उसकी इक्विटेबल शेयरिंग करे।
सबके साथ उसकी इक्विटेबल शेयरिंग करे। तो इंडिया की अप्रोच जो हेगेमनी को लेकर थी वो बड़ी क्लियर हो गई बॉस। इंडिया ने क्या बात बोली, अब समझने की कोशिश करो सर। इंडिया ने ये बात बोली कि पहली बात तो हम किसी भी कंट्री को आज की डेट में हेगेमन मटेरियल कैपेबिलिटी के बेसिस पे नहीं मानते। क्योंकि मटेरियल कैपेबिलिटी कैन नॉट बी अ ड्राइवर फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज हेगेमनी। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारी सोच है, पर हम ये नहीं कहते किसी भी तरीके से कि जो मटेरियल कैपेबिलिटी के बेसिस पे हेगेमोन है वो गलत है। आप फर्क याद रखना इस चीज को बेटा। अगर ये चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तो मेंस में आंसर उल्टा ही लिख के आओगे फिर। तो हमने ये नहीं बोला कि कोई कंट्री जो मटेरियल कैपेबिलिटी के बेसिस पे हेगेमोन बनने की कोशिश कर रही है कि वो गलत है। हमने कहा कि ठीक है, हम उस पर्सपेक्टिव को नहीं मानते। क्योंकि हमने कहा कि भाई हेगेमन का असली मतलब होता है बेसिकली एक डेवलपमेंट की स्टोरी का बिल्डर। और ये रूटेड है इंडिया की कोर वैल्यू में, जिसको हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। कि भाई वर्ल्ड इज वन फैमिली। हमने कहा कि भाई वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो एक फैमिली में ऐसे कैसे आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो कि भाई जिसके पास पैसा है वो डोमिनेट करेगा। हमने कहा कि भाई वासुदेव कुटुंबकम तो ये कहता है कि भाई आपको डेवलपमेंट स्टोरी इस तरीके से डिजाइन करनी है कि जिसके पास डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है वो उसको शेयर करे। तो हमने गिलपिन को न्यूट्रल रखते हुए, ग्राम्स्की से इंस्पायर होते हुए, हेगेमॉन के कॉन्सेप्ट को रीडिजाइन करके रीडिफाइन कर दिया। अब आप अगर एक चीज को बड़े पेक्यूलियरली ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर वो ग्राम्स्की कहता है कि भाई आइडियाज मैटर करते हैं। हमने कहा आइडियाज नहीं मैटर करते सर, डेवलपमेंट मैटर करती है। एक हेगेमोन का काम होना चाहिए कि अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरे की डेवलपमेंट। अब आप अगर ये पॉइंट समझोगे जो मैंने बोला, तो तभी आप बेटा कल को ग्लोबल साउथ के ऊपर क्वेश्चन जब मेंस में आएगा जो आने वाला है अगले साल 2026 में, उसको तभी लिख पाओगे। क्योंकि इंडिया का अप्रोच ग्लोबल साउथ को लेकर आज ये हेगेमनी की अप्रोच के थ्रू ही देखा जाता है। हम यहाँ पर गिलपिन के पर्सपेक्टिव या ग्राम्स्की के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। हम अपने तरीके से जो हमने हेगेमन के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया उस नजरिए से देख रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज है इंडिया का अलायंस का लेके अप्रोच। दूसरा है आपके सामने यहाँ पर इंडिया का हेगेमन को लेकर अप्रोच। आपने दोनों चीजों में एक कॉमन एलिमेंट ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हमने न्यूट्रल नजरिए से देखते हुए एक इंडिक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं आपको फिर ये चीज इसलिए एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंडिक पर्सपेक्टिव है, कि जब हम ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स ओ देयर ओरिजिन टू द वेस्ट, तो ये बेसिकली एक गलत स्टेटमेंट है। और जिस तरीके से अभी मेंस में क्वेश्चंस हायर को लेकर आ रहे हैं बेटा, आने वाले समय में ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है जीएस में, कि किस हद तक ये मान सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपनाती है वो सिर्फ वेस्टर्न ही है। आपके सामने दो आपके एग्जांपल्स दे दिए मैंने, जहां पर क्लियर कट तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है कि दो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जरूर होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अगर हम इस नज़रिए से देखें तो एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया ने अपने इंडिक पर्सपेक्टिव को पोजीशन करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इज अटेम्प्टिंग टू
रीराइट concepts in IR with its own civilizational essence। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दूसरे ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स को लेकर न्यूट्रल हो, नॉट जब आप दूसरे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर रिजेक्शनिस्ट हो। ये इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है बस। चाइना और इंडिया में ये प्रिंसिपल डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ आएगा तभी आप समझोगे कि इंडिया और चाइना का जो ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर अप्रोच है, और इंडिया और चाइना की अगर मैं अब शब्द प्रयोग करूं जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं प्रयोग, जो आप समझोगे, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी, वो फर्क कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज क्लियर है बस, कि अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करके बोलूं कि बस चाइना की ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो है वो आज की डेट में फोकस करती है रिजेक्शनिज्म को लेके। रिजेक्शनिज्म प्लस इम्पोज्ड न्यू वोकेबुलरी बेस्ड ऑन चाइनीज वर्ल्ड व्यू। और इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑन दी अदर एंड वो क्या है? इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी यहाँ पर बड़ी स्पष्ट है बस। न्यूट्रलिटी प्लस कंसेप्चुअल रीबिल्डिंग बेस्ड ऑन सिविलाइजेशनल इथोस। ये फर्क है। अब यही चीज को लेकर कल को इंडिया चाइना के कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके पास आंसर करने के लिए थिंकिंग है यहाँ पर। बेटा आईआर का कोर्स अब वो पुराने आईआर के कोर्स जैसा नहीं रहा। अगर किसी ने कोई पुराना आईआर का कोर्स किया भी होगा तो वो आई बिलीव यहाँ पर फर्क देख ही पा रहा होगा कि क्या फर्क है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आप इस चीज को देखकर भी समझ सकते हो कि इन टॉपिक्स पे किताब लिखने की प्रोबेबिलिटी अराइज ही नहीं करती, कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रैपिडली चेंजिंग होता है ये। तो मजबूरन हमारे पास विकल्प केवल क्लास बचता है। अब चाइना और इंडिया की ग्रैंड स्ट्रेटेजी का अंतर ये है। अंतर यहाँ पर ये है कि भाई चाइना को आज की डेट में क्या करना है? रिजेक्शनिज्म। वो रिजेक्शनिज्म कर रहा है इस तरीके से कि वो कहता है कि बॉस मुझे जो वेस्टर्न वोकेबुलरी है उस वोकेबुलरी को रिजेक्ट करके एक न्यू वोकेबुलरी इंट्रोड्यूस करनी है जिसके थ्रू मैं एक चाइनीज वर्ल्ड व्यू पेश कर पाऊँ। ये जो चाइनीज वर्ल्ड व्यू है इसको एक यूनिलैटरल अफेयर देखा जा रहा है। यूनिलैटरल अफेयर का मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ अपने नजरिए से वर्ल्ड को चलाना चाहते हो, लेकिन इंडिया ये काम ही नहीं कर रही। हमारी सबसे बड़ी एसेंस है हमारी फिलोसफी की कि हम न्यूट्रल हैं। और जब हम न्यूट्रल हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हम कंसेप्चुअल लेवल पर रीबिल्ड कर रहे हैं चीज़ों को बेस्ड अपॉन हमारी सिविलाइजेशन एथिक्स के नज़रिए से। हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी परंपरा हमें क्या सिखाती है, हम उसके नज़रिए से वर्ल्ड को देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इंडिया की ग्रैंड स्ट्रेटेजी में ये दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर वर्ल्ड प्लस इंडिया दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। लेकिन अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव को देखो तो यहाँ पर सिर्फ चाइना का बेनिफिट है। इसी रीजन से मैंने कहा कि चाइना की अप्रोच को यूनिलैटरल अफेयर के नज़रिए से देखा जा रहा है। क्योंकि चाइना चाह रही है कि एक ऐसा वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो भाई जिसमें सिर्फ हमारी चले। इंडिया बोल रहा है कि भाई एक ऐसा वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो जिसमें पूरे वर्ल्ड का म्यूचुअल बेनिफिट हो। फर्क समझ आया आपको? तो इंडिया की जो ये दो चीज़ों को लेकर फॉरेन पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि दोनों में डिफरेंस कितना है? तो ये चीज़ आपको पहली बात तो याद रखनी है। समझ में आई जी? आज के बाद अगर आप इंडिया के इस नज़रिए से चीज़ों को न्यूज़पेपर में अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर अब न्यूज़पेपर में चीज़ों को देख के आपको समझना है कि इंडिया का ये व्यवहार इस तरीके से क्यों है। अगर आज इंडिया किसी कंट्री को लेकर अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनती है आने वाले समय में और ये पेपर में आता है तो भैया ये अपने आप अपडेट करना है आपको। मेरा काम था आपको एक फ्रेमवर्क और थॉट प्रोसेस दे देने का। अपडेशन का काम आपका है अखबारों से। अब इन कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पे अपनाने का काम आपका है। जब आप इसको इस नज़रिए से अब न्यूज़पेपर में लेंसिंग करना शुरू करोगे तो वहां से आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। तो वो टास्क अब आपका है कि नाउ स्टार्ट सर्चिंग फॉर दीज इन दी आइटम्स दैट कम इन द न्यूज़।
क्लियर हो गया जी ये? चलो, 5 मिनट्स की ब्रेक, वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।